नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को MCQ के फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ की अभी तक हम 23 क्लासेस कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने उच्च न्यायालय के बारे में बात करी थी। आज के वीडियो में केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड जो आपके सवाल बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हुए हैं, या जो शक्तियों का विभाजन किया गया है भारत में, अवशिष्ट शक्तियां, इन सब को लेकर जो सवाल आपके आ सकते हैं, आ चुके हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने हमारी संविधान की थ्योरी की क्लासेस और प्रैक्टिस के लिए ये जो हम MCQ वाली सीरीज़ कर रहे हैं, इसकी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। किस भाग में संविधान में केंद्र और राज्यों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में? ये बताया गया है भाग 11 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमारे संविधान में ये जो भाग 11 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है। केंद्र और राज्यों के मध्य कैसे संबंध होंगे वो इस भाग में बताए गए हैं। इस भाग के 2 अध्याय हैं, दोनों को आपने ध्यान रखना है। एक अध्याय है आर्टिकल 245 से 255 तक और दूसरा अध्याय 256 से 263 तक है। जो 245 से 255 तक है, इसे अध्याय 1 कहते हैं और इसे अध्याय 2। बेसिकली जो अध्याय 1 है भाग 11 का, यह केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध से संबंधित है, और जो भाग अध्याय 2 है भाग 11 का, यह दोनों के मध्यों के प्रशासनिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज हम इसी अध्याय 1 यानी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो हैं, इनको देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, सवाल आता है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध किसमें है? अनुच्छेद 245 से 255 भाग 11 का अध्याय 1, और प्रशासनिक संबंध पूछेगा भाग 11 का अध्याय 2। ठीक है, अगला, केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? ये आपके 256 से 263 के बीच में है। भाग 11 में ही आते हैं, अध्याय 2 में आते हैं। ठीक है, अध्याय 1 245 से 255 तक है, जिसमें विधायी संबंध है। प्रशासनिक संबंध आपके 256 से 263 हैं। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में दिए गए हैं। पहला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा इसका कारण दिया है। इसमें 2 अध्याय हैं, एक विधायी और दूसरा प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल, ये इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, कथन में आपको कहा गया कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो भाग 11 में है। उसी चीज को और एक्सप्लेन किया गया है कारण में कि इसके अंदर 2 अध्याय हैं, इसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध दोनों बताए गए हैं। तो कथन की ये व्याख्या भी करता है। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 मुख्य सूचियां बनाई गई हैं। एक सूची को कहते हैं संघ सूची, एक को कहते हैं राज्य सूची और एक को कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों सूचियों को लेकर आपसे सवाल आते रहते हैं। पहली चीज, इन सूचियों को हमने किस देश से लिया है, इसको याद करेंगे। जो संघ और राज्य सूची है, इसे हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, और जो समवर्ती सूची है, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। पहली चीज इसको याद करेंगे। जब हमारा संविधान बना, यानी जो हमारा मूल संविधान था, उसमें संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 97 विषय उस समय मौजूद थे। वर्तमान में इनकी संख्या 100 है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संघ सूची में बेसिकली ऐसे विषय होते हैं जो
राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिन पर कानून केवल संसद बना सकती है यानी केंद्र बना सकता है, जैसे रक्षा को लेकर के या फॉरेन रिलेशन को लेकर के, संचार को लेकर, मुद्रा को लेकर, रेल, डाक व्यवस्था, बीमा, पर्यटन, बैंकिंग, ये सब किस में आते हैं? संघ सूची के विषय हैं। इसमें शुरुआत में 97 विषय थे, वर्तमान में इसके अंदर 100 विषय आते हैं। ठीक है, अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची में राज्य महत्व के जो विषय होते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस हो गई, स्थानीय व्यवस्था हो गई, कृषि हो गया, खेल कूद मनोरंजन हो गया, होटल हो गए, ये सब राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, वो राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 हैं। इसमें कानून केवल राज्य बना सकते हैं इन विषयों पर। और अगर हम संवर्ती सूची की बात करते हैं, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों केंद्र और राज्य बना सकते हैं। मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या कर रहा है। कथन में तो कह दिया कि दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों ने कानून बना दिया तो कानून किसका चलेगा? कानून चलेगा केंद्र का। तो इसी कथन की व्याख्या यहां पर हो रही है, इसको और स्पष्ट किया गया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। ठीक है, संवर्ती सूची में शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण शामिल है। संवर्ती सूची जिसमें कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे विषय प्रमुख हैं जो दोनों के लिए महत्व रखते हैं, केंद्र और राज्यों के लिए, जैसे शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, समाचार पत्र हो गए, इसके अलावा वन हो गए, पक्षियों का संरक्षण हो गया, वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, मापतौल से संबंधित जो पूरी पद्धति है, ये सब किसके विषय हैं? संवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से 5 विषयों को संवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिसमें एक विषय था वन, दूसरा विषय था शिक्षा, तीसरा था वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, चौथा था मापतोल और 5वां था न्यायालयों के कार्य प्रबंधन। ठीक है, अगला, मूल संविधान में संवर्ती सूची में 47 विषय थे, ये भी सही है। वर्तमान में कितने हैं? 52। यहां पर सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला, अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं? जैसे हमने देखा कि 3 सूचियां बनाई गई हैं, कौन किस पर कानून बनाएगा वो सारा फिक्स किया गया है। कुछ ऐसे विषय रह गए हैं जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट अधिकार। तो ऐसे विषय जो किसी भी सूची पर नहीं है, किसी भी सूची में उनका वर्णन नहीं है, वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? यह केंद्र को दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं, अमेरिका में और कनाडा में दोनों में संघीय व्यवस्था है, जैसे भारत में है। अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है और कई सारी चीजें हमने अमेरिका से ली हैं, लेकिन अमेरिका में ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो ऐसे विषय हैं जिनका उल्लेख नहीं है किसी भी सूची में, वो शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। जबकि कनाडा में क्या किया गया है? कनाडा में यह अधिकार केंद्र को दिया गया है, यानी संसद को दिया गया है। तो हमने अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान लिया है वो कनाडा से लिया है। ठीक है, अगला, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस संविधान से प्रेरित हैं? ये प्रेरित हैं कनाडा से, क्योंकि कनाडा में भी अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? ये दी गई हैं केंद्र को। एक और चीज, हमारे संविधान का मुख्य हिस्सा क्या रहा है? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में भी शक्तियों का विभाजन किया गया था, 3 सूचियां बनाई गई थी। उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी, यानी जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं है, वो भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसरॉय को दी गई थी। लेकिन आजादी के बाद यह अधिकार वायसरॉय की जगह पर जो आया, यानी राष्ट्रपति, उसको नहीं दी गई, संसद को दी गई। ठीक है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त हैं, सही है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं, ये वाला भी सही है। लेकिन क्या ये वाला कारण कि अमेरिका में ऐसा है इसीलिए भारत में संसद को है, क्या इसकी व्याख्या करता है? नहीं। दोनों अलग अलग पावर्स के बारे में बताता है कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था ऐसे चलती है, भारत में ऐसे चलती है। तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, अवशिष्ट शक्तियां केवल संसद के पास हैं, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है, यह भी सही है। अनुच्छेद 248 के दूसरे खंड के अंतर्गत संसद को अवशिष्ट विषयों पर कर अधिरोपण के लिए विधि बनाने की शक्ति शामिल है। जो आर्टिकल 248 का सेकंड खंड है वह संसद को यह अधिकार देता है कि अगर कोई अवशिष्ट विषय है, यानी जिसका उल्लेख किसी सूची में नहीं है, उससे संबंधित अगर कोई टैक्स लगाना हो सरकार को या कोई नया टैक्स लगाना हो तो सरकार इसके माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से उस पर कानून बना सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आपके कौन सा कथन सही है? यहां पे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला, साधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। हमने 3 सूचियों के बारे में ऊपर जाना। जो राज्य सूची है उस पर कानून केवल राज्य बना सकता है, यानी राज्य की विधायिका। सामान्य परिस्थितियों में, साधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। इसीलिए यह कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्य सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। क्या ये इसकी व्याख्या करता है? इसकी ये पूरी व्याख्या करता है। देखिए, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इसीलिए उन पर राज्य कानून नहीं बनाता, केंद्र बनाता है। राज्य सूची में राज्य महत्व के विषय होते हैं, इसीलिए इन पर राज्य ही कानून बनाता है, ना कि केंद्र। तो यहां पर व्याख्या भी सही है, कथन दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। अनुच्छेद 245 के पहले खंड के अनुसार संसद किसके लिए विधि बना सकती है? आर्टिकल 245 का जो पहला खंड है इसमें यह कहा गया है कि संसद संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। और इसी में यह कहा गया है कि इसी आर्टिकल के तहत राज्य की विधायिका पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर, ठीक है। तो 245 का जो पहला खंड है वो राज्य को अपने राज्य के भीतर के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, पावर्स देता है, और संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने की पावर्स देता है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत संसद को प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248 के तहत संसद को प्राप्त हैं। जैसे मैंने कहा, अवशिष्ट शक्तियां यानी उन विषय या वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, ठीक है। आर्टिकल 248 में इनका उल्लेख है कि इसके तहत अवशिष्ट शक्तियों पर कानून केंद्र बनाएगा, संसद बनाएगी। अनुच्छेद 248 के तहत संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, सही है। यह शक्तियां उन विषयों पर लागू होती है जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, यह भी सही है। इसकी व्याख्या भी करता है, यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 248 का सेकंड खंड क्या प्रावधान करता है? अभी हमने इसके बारे में ऊपर देखा था। जो आर्टिकल 248 का दूसरा खंड है वह संसद को कर अधिरोपण के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी उन टैक्स को लगाने की पावर्स केंद्र को मिलती है, संसद को मिलती है, जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, ठीक है। इसी आर्टिकल 248 के सेकंड खंड के तहत 1994 में भारत सरकार ने पहली बार देश में सर्विस टैक्स लगाया था। सर्विस टैक्स का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, लेकिन ये भारत में लगा था। सेवा कर हम जिसे कहते हैं, ये 1994 में आया था। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, इसी के तहत इसे लाया गया था, ठीक है। अगला, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद किसके लिए कानून बना सकती है? 245 का जो पहला खंड था वो कहता है कि संसद देश के भीतर के भाग के लिए या किसी पूरे संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकती है। वही चीज राज्यों पर भी लागू थी। जो आर्टिकल 245 का सेकंड खंड है ये प्रावधान करता है कि संसद सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। भारत के बाहर का जो राज्य क्षेत्र है वहां पर भी वो लागू कानून को अपना कर सकती है, ठीक है। हालांकि आमतौर पर इन कानूनों को लागू नहीं करवाया जा सकता क्योंकि वो भारत के बाहर होते हैं, लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पर विधानमंडल के पास, संसद के पास अधिकार है कि वो कानून बना सकता है इसके तहत, ठीक है। अनुच्छेद 246 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 246 जो है हमारा, ये 7वीं अनुसूची की सूचियों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
बेसिकली आर्टिकल 246 सातवीं अनुसूची में जो 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके बारे में बताता है। उनके बारे में ये प्रावधान करता है कि संघ सूची के बारे में विषय के बारे में कानून केंद्र बनाएगा, राज्यों के बारे में राज्य बनाएंगे, और समवर्ती सूची के विषय में दोनों बनाएंगे। ठीक है। अगला, राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति कब प्राप्त होती है? तो राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति तब प्राप्त होती है जब राज्यसभा के 2/3 प्रस्ताव के आधार पर, यानी राज्यसभा कोई प्रस्ताव, कोई संकल्प पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तब जाकर के राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 ये प्रावधान करता है। ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगी हो तो 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य ये सहमति कर दें कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, तो उनकी सहमति से या उनके अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 ये प्रावधान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, वो समझौता जिस विषय को लेकर के हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, वो भारत में राज्य सूची का विषय है। अब उस इंटरनेशनल समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाना आवश्यक अगर है, तो संसद को यह अधिकार है कि 253 के तहत वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून अगर कोई लागू करवाना हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अधिकार हैं कि अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 बहुमत से, 249 में कहा गया है, 250 के तहत नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है तो 250 के तहत संसद कानून बना सकती है। 252 के तहत संसद तब कानून बना सकती है जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य अपनी सहमति प्रदान कर दें, और अगर कोई इंटरनेशनल कानून या इंटरनेशनल समझौता लागू करवाना हो तो 253। ठीक है। यहाँ पर चारों के चारों बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। राज्य सूची के विषयों पर संसद निम्न में से कब कानून बना सकती है? देखिए, सामान्य परिस्थिति में तो नहीं बना सकती, केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं बना सकती, राज्य विधानमंडल की अनुमति के बिना भी नहीं बना सकती। केवल कब बना सकती है इन चारों में से? जब राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए 2/3 बहुमत से, जो वोट देने वाले, जो जितने सदस्य उपस्थित उस समय हो राज्यसभा में, उनका 2/3 बहुमत अगर मिल जाए तो वो कानून बना सकती है। यानी मान लीजिए 150 सदस्य राज्यसभा में उपस्थित हैं, ये वोट देते हैं, 150 का 2/3 आपका कितना होगा? लगभग 100 सदस्यों का अगर आपको समर्थन मिल गया, आप कानून बना देंगे। ठीक है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के संकल्प के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 2/3। ध्यान रखना, राज्यसभा की कुल क्षमता कितनी है? 245। इसका 2/3 नहीं चाहिए। जितने सदस्य उपस्थित हैं, जितने सदस्य वोट देने वाले हैं, उसका 2/3। ठीक है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के संकल्प की अवधि कितनी होती है? एक बार राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, संकल्प पारित कर दिया 2/3 बहुमत से कि इस विषय पर अब केंद्र कानून बना सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रस्ताव हमेशा के लिए हो जाएगा, उसकी कोई अवधि होगी। यह प्रस्ताव कितने समय के लिए होता है? यह 1 वर्ष के लिए होता है। यानी 1 वर्ष तक सरकार अब उस पर कभी भी कानून बना सकती है। ऐसा भी नहीं है कि केवल 1 ही वर्ष, 1-1 वर्ष करके आप इसे जितनी बार चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष के लिए यह होता है। अगले साल दोबारा समीक्षा होगी, दोबारा से 2/3 बहुमत से पारित करवाइए, दोबारा से कानून बना लीजिए। ठीक है। 1 वर्ष के बाद ये प्रस्ताव की जो अवधि है वो खत्म हो जाती है, और जब राज्यसभा का जो प्रस्ताव था, यानी राज्यसभा ने जो अधिकार दिया था संसद को कानून बनाने का, वो खत्म हो जाता है। उसके खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो कानून भी खत्म हो जाता है जो कानून संसद ने बनाया। ठीक है। राज्यसभा के संकल्प की अवधि समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाए गए कानून का क्या होता है? राज्यसभा ने 1 साल के लिए प्रस्ताव पारित किया था कि 1 साल तक सरकार, जो केंद्र है, वो कानून बना सकता है। अब मान लीजिए अगले साल उसको दोबारा से पारित नहीं करवाया, प्रस्ताव को पारित हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, यानी उसकी अवधि खत्म हो गई। केंद्र ने जो कानून बनाया था अब वो केवल 6 महीने चलेगा, अगले 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, यह भी सही है, हमने ऊपर देखा था 250 के तहत। आपातकाल समाप्त होने के
6 महीने के बाद ये कानून समाप्त हो जाते हैं। क्या ये आपका सही है? यहाँ पर भी आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है। इस समय जो सारी इमरजेंसी पावर्स होती है वो केंद्र को मिल जाती है, वो राज्यों के विषय पर भी कानून बना सकता है। अगर इमरजेंसी खत्म हो जाए तो फिर वो जो कानून बने थे इमरजेंसी के दौरान वो कब खत्म होंगे? तो आपातकाल के खत्म होने के 6 महीने बाद ये कानून खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची में कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। ये कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर व्याख्या भी करता है, दोनों कथन भी सही हैं। ठीक है। अनुच्छेद 252 के तहत संसद 2 या अधिक राज्यों की सहमति से कानून बना सकती है। कानून बना सकती है राज्यों के विषयों पर। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि 252 के तहत अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य अपना अनुरोध करते हैं या सहमति देते हैं केंद्र को, तो केंद्र कानून बनाएगा। ऐसे कानून का संशोधन या निरस्तीकरण केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल सही है। जो ऐसे कानून, मान लीजिए 2 राज्यों ने संसद से, केंद्र से अनुरोध किया कि आप हम दोनों के लिए कानून बनाइए इस विषय पर, जो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, केंद्र ने कानून बना दिया, उस कानून पर संशोधन करना या उस कानून को खत्म करने का अधिकार उन 2 राज्यों को नहीं होता जिनके अनुरोध पर बना, अधिकार केंद्र को है। और ये जो कानून बना है ये लागू भी केवल उन्हीं राज्यों पर होगा जिनके कहने पर बना है। अगर मान लीजिए कोई तीसरा राज्य है, वो चाहता है कि ये कानून अच्छा है, अब हमारे यहाँ भी लागू हो, तो उसे अपने विधानमंडल से इस कानून का समर्थन में प्रस्ताव पारित करना होगा, फिर ये कानून वहां भी लागू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कानूनों को समाप्त करना या ऐसे कानूनों में कोई भी संशोधन करना केवल संसद करती है, विधानमंडल नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को राज्य विधानमंडल की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की सारी जो विधायी शक्तियां होती हैं वो संसद को मिल जाती है। वहां पर राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो राज्यपाल करता है, वो शासन चलाएगा, लेकिन कानून राज्यपाल नहीं बनाता, कानून बनेगा संसद में। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दौरान बनाए गए कानून स्वतः समाप्त नहीं होते। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो कानून बने होते, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, इस दौरान केंद्र ने कुछ कानून बना दिए उत्तराखंड के लिए। जब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा, ये जो कानून बनाए थे राष्ट्रपति शासन के दौरान, क्या ये खुद से खत्म हो जाएंगे या इनको खत्म करना पड़ेगा? यहां पर ये वाला कथन बिल्कुल सही है। ये कानून खुद से खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा निरस्त किए जाते, जब तक इनको राज्य का विधानमंडल जब अस्तित्व में आता है राष्ट्रपति शासन के बाद, वो खत्म ना करे तब तक ये कानून बने रहते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून का क्या होता है? इमरजेंसी के दौरान कानून का क्या होता है? हमने देखा कि जब इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने के अंदर अंदर कानून खत्म। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति शासन के दौरान ये तब तक लागू रहते हैं जब तक विधानमंडल इनको निरस्त ना करते। ऑप्शन बी। ठीक है। अंत में हमारा एक और इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून की अवधि के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, इस सवाल में सभी जो इंपॉर्टेंट हमने सवाल देखे ऊपर, उनका एक निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। हमने विधायी शक्तियों के बारे में देखा कि केंद्र कब कब कानून बना सकता है, किन किन परिस्थितियों में बना सकता है, उन कानूनों का क्या क्या होगा जब वो परिस्थितियां सामान्य होंगी तब। जैसे हमने इमरजेंसी के दौरान देखा, हमने राष्ट्रपति शासन के दौरान देखा, 2 राज्यों की सहमति से देखा, वो सारी चीजें, राज्यसभा के प्रस्ताव को देखा। अब इस सवाल में 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, राज्यसभा के प्रस्ताव पर अगर हम कानून बनती है, हमारी संसद कानून बनाती है, 249 में ये कहा गया है संकल्प की अवधि 1 साल होती है, बिल्कुल सही है। संकल्प के बाद 6 महीने तक वो कानून रहेगा, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान कानून बना सकती है, 250 के तहत सही है। उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने तक कानून रहेगा, ये भी सही है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान 357 में ये बात कही गई है, ये सही है आपका। 356 357 दोनों में ये बात है। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के 6 महीने तक ये कानून बना रहेगा, गलत है। 6 महीने तक नहीं होता राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन में वो कानून तब तक बना रहता है जब तक विधानमंडल उनको खत्म ना करे। तो तीसरा वाला यहाँ पे गलत है, ठीक है। चौथा, राज्यों की सहमति से 252 में ये प्रावधान है, अनिश्चित काल तक ये कानून लागू रहता है जब तक संसद इसको निरस्त ना करे, क्योंकि कानून को केवल निरस्त कौन करती है? संसद। तो 252 के तहत अगर 2 राज्यों के अनुरोध पर कानून बनता है वो अनिश्चित काल के लिए होता है, उसकी कोई डेट नहीं होती कि 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला गलत है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो 6 महीने के बाद आपका कानून खत्म हो जाएगा संसद का, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है वो भी आपातकाल में ही आता है, लेकिन वो अलग है। नेशनल इमरजेंसी अलग है, वो 352 के तहत लगती है, ये 356 के तहत लगने वाला राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संविधान के 29 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध थे, यानी केंद्र को कब अधिकार मिलता है, कितने समय के लिए मिलता है, किन किन अनुच्छेद के तहत मिलता है, वो सब हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया। इन सूचियों के बारे में, विषयों के बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली सीरीज़ थी आप उसको देख सकते हैं, और फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।